हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एसएपी बिजनेस वन में परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें दो तरह के परचेज ऑर्डर होते हैं। एक नॉर्मली बेसिक परचेज ऑर्डर और एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का परचेज ऑर्डर। तो हम दोनों बताएंगे आपको कि बेसिक क्रिएशन कैसे होता है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो परचेज ऑर्डर होता है जिसको हम स्प्लिट परचेज ऑर्डर भी कहते हैं। तो स्प्लिट परचेज ऑर्डर के ऑप्शन के साथ भी हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो किसी भी कंपनी में जो बेसिक परचेजिंग स्टार्ट होती है वो परचेज ऑर्डर से ही होती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट रिक्वेस्ट और कोटेशन के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो आइए शुरू करते हैं परचेज ऑर्डर क्रिएशन। तो मैंने परचेज ऑर्डर का स्क्रीन ओपन कर लिया है। ये एक सिंपल सी स्क्रीन है जो नॉर्मली सारे यूजर्स यूज़ करते हैं। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस वेंडर से मंगवाना है। तो हम यहाँ पर उसका वेंडर का नाम ले लेते हैं और यहाँ पर आइटम की डिटेल फिल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक वेंडर वन ले लिया, कृष्णा। और एक आइटम ले लेते हैं, लैपटॉप, 10 क्वांटिटी, 50,000 प्राइस का। दूसरा आइटम ले लेता हूँ, माउस, 10 पीस, 300 रुपीज़ से। तीसरा आइटम ले लेता हूँ, कीबोर्ड, 20 पीस, 700 रुपीज़ से। और ऊपर हेडर में कुछ बेसिक डिटेल हैं। यहाँ पर पोस्टिंग डेट आ जाती है, हमारी डिलीवरी डेट आ जाती है और डॉक्यूमेंट डेट आ जाती है। ठीक है। तो पोस्टिंग डेट जिस दिन हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, डिलीवरी डेट वो होती है जिस दिन एक्सपेक्टेड होता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। मान लो इसमें हम डाल देते हैं 10 तारीख। और ये हमारी डॉक्यूमेंट डेट होती है जिस दिन हम डॉक्यूमेंट का क्रिएशन कर रहे होते हैं। ठीक है। मान लो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया 2 दिन पहले, रिक्वायरमेंट आई और हम डॉक्यूमेंट पोस्ट आज कर रहे हैं, तो ये पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट नॉर्मली सेम रहती है, बट किसी किसी केस में डिफर हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर वेंडर रेफरेंस नंबर, अगर कोई रेफरेंस नंबर है तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। और ये हमारे आइटम कोड आ गए, नाम आ गए, उसकी क्वांटिटी डाल दी मैंने, उसके प्राइसेस डाल दिए। डिस्काउंट डालना हो तो डाल सकते हो, टैक्स कोड हमारे आगे, टोटल अमाउंट आ गया और ये हमारे पास वेयर हाउस आ गए। ठीक है। ये तो होता है बेसिक परचेज ऑर्डर। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने वेंडर ले लिया और आइटम्स की सारी डिटेल पुट कर दी। लॉजिस्टिक टैब में हम यहाँ पर शिप टू, शिप फ्रॉम, कहाँ से मटेरियल आ रहा है हम वो भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। और ये शिप टू, ये हमारे वेयर हाउस की लोकेशन होती है जहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर होगा। और पे टू, ये वेंडर की बिलिंग डिटेल होती है जहाँ पर हम इसको पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेसिक परचेज ऑर्डर की। यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे हो। यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 20 और उसी के बगल में ये आ रहा है 0। अब शायद ही कुछ कुछ लोगों को पता हो कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3 क्यों आता है और ये 0 का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि नंबर तो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर ये है। यहाँ पर 10 आ रहा है तो ये किस लिए यूज़ होता है। दूसरा, परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे परचेज ऑर्डर के आगे लिखा होता है स्प्लिट। ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का पीओ जनरेशन होता है। तो पहले मैं बेसिक वाला परचेज ऑर्डर जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद में एग्जांपल के साथ इस स्प्लिट का भी ऑप्शन आपको समझाऊंगा कि इस स्प्लिट वाले ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ये मैंने बेसिक सी डिटेल थी जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दी है और डॉक्यूमेंट नंबर इसका है 20। अब मैं जब इसको ऐड करूंगा, मैंने इसे सिंपली ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 20 नंबर का डॉक्यूमेंट है जो कि जनरेट हो गया है। और इसकी ग्रिड में 3 आइटम आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। मतलब परचेज ऑर्डर इस वेंडर का जो लेआउट है, प्रिंट आउट, हम उसको देंगे। ये 3 आइटम, हमारी शिपिंग लोकेशन क्या है,
हमारे वेयर हाउस की लोकेशन जो दादरी रोड नोएडा में है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक परचेज ऑर्डर, जबकि हमारे वेयर हाउस तीनों आइटम के सेम है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो बेसिक परचेज ऑर्डर है, इस केस में तीनों आइटम हमारे सेम वेयर हाउस में डिलीवर हो रहे हैं, इसलिए हमारा एक परचेज ऑर्डर जनरेट हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्प्लिट परचेज ऑर्डर की। ये तो हो गया हमारा बेसिक परचेज ऑर्डर। अब दूसरा पीओ मैं क्रिएट करूंगा इन्हीं तीनों आइटम्स के लिए, बट उसमें समझाऊंगा कि स्प्लिट का ऑप्शन क्यों यूज करते हैं और हमारे लिए कितना बेनिफिट है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, वेयर हाउस तीनों आइटम्स का कॉमन है। ठीक है, अब स्प्लिट परचेज ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो एक इसका एग्जांपल है, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो स्प्लिट परचेज ऑर्डर हमारा तब यूज होता है जब हम जो भी आइटम मंगवा रहे हैं उन आइटम्स की शिपिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, मान लो आइटम 2 है लैपटॉप, आइटम 3 माउस और आइटम 4 कीबोर्ड। ये तीन आइटम हमें किसी वेंडर से मंगवाने हैं, बट हमारा जो लैपटॉप है वो जाएगा केएनपी वेयर हाउस में। बोले तो मैंने नाम दे दिया लोकेशन के हिसाब से। RM3 वेयर हाउस है हमारा, और इसकी लोकेशन क्या है, केएनपी फॉर कानपुर। RM2 हमारा एक वेयर हाउस है जो कि आगरा वेयर हाउस में शिफ्ट होगा। RM1 एक वेयर हाउस है जो कि हमारा गाजियाबाद में स्टैब्लिश है, और कीबोर्ड वाला आइटम हमें इस लोकेशन पे भेजना है। अब मेरे पास सिनेरियो ये है कि मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी कंपनी नोएडा में सारे पीओ क्रिएट करती है, लेकिन ये तीन आइटम तीन डिफरेंट लोकेशन पे शिप होंगे, और मैं पीओ भी एक ही क्रिएट करूंगा, तीन पीओ नहीं क्रिएट करूंगा। ठीक है, पहला आइटम जाएगा कानपुर, दूसरा आइटम जाएगा आगरा, तीसरा आइटम जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, तो बिफोर जो परचेज ऑर्डर है स्प्लिट होने से पहले हमारा कैसा दिखेगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, लैपटॉप माउस और कीबोर्ड, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी और 30 क्वांटिटी, और तीनों के जो ग्रिड में लाइन आइटम हम फिल करते हैं उन तीनों को जो वेयर हाउसेज हैं मैं डाल देता हूँ RM3, RM2 और RM1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल जो हम डेटा एंट्री करते हैं। लेकिन जब हम परचेज ऑर्डर को स्प्लिट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आफ्टर एडिंग SAP Business One ऑटोमेटिकली क्रिएट 3 परचेज ऑर्डर। जब हम तीन आइटम का डिफरेंट वेयर हाउसेस लाइन लेवल पे डाल देंगे तो SAP क्या करेगा, 3 परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा सेम डॉक्यूमेंट नंबर के, बट उनमें पहले आइटम के लिए लैपटॉप होगा 10 क्वांटिटी, जो कि पीओ नंबर 21, अब तो मैं जनरेट करूंगा 21, इसको मैं 21 कर देता हूँ और इसको भी 21 कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जब मैं नॉर्मली हम परचेज ऑर्डर इस तरह से क्रिएट करेंगे, एक ही ऑर्डर में तीन लाइन आइटम डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और तीन डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस वहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं ऐड करने जाऊंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस ओरिजिनल परचेज ऑर्डर को, जिसमें मैंने तीनों आइटम एक साथ भरे थे, उसको वो कैंसिल कर देगा और एक एक आइटम का अलग अलग परचेज ऑर्डर बनाएगा सेम डॉक्यूमेंट नंबर का, बट वेयर हाउसेस उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसको रियल टाइम एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। मैं एक नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, मान लो सौरभ के नाम का। मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, आइटम कोड, दूसरा माउस ले लेता हूँ और तीसरा कीबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लैपटॉप 10 हैं, माउस 20 हैं और कीबोर्ड 30 हैं।
मैंने क्वांटिटी डाल दी यहाँ पे 10, 20 और 30। यूनिट प्राइस 50,000, 300 और 700। लेकिन जो वेयर हाउस है हमारी, इनके पहुंचने की लोकेशन, लैपटॉप हमें 10 कानपुर पहुंचाना है, माउस हमें आगरा पहुंचाना है और कीबोर्ड पहुंचाना है गाजियाबाद। तो मैं उनके यहाँ पर वेयर हाउसेस ले लेता हूँ। पहला RM321, तो पहले में ले लेते हैं RM3। दूसरे में ले लेते हैं RM2, सॉरी, RM2। और तीसरे में ले लेते हैं RM3, सॉरी, RM1। ये मैंने RM1 गाजियाबाद, ठीक है। मैंने क्या किया, सौरभ को मैं परचेज ऑर्डर दूंगा, जिसमें लैपटॉप जाएगा कानपुर के वेयर हाउस में, माउस जाएगा आगरा के वेयर हाउस में और कीबोर्ड जाएगा गाजियाबाद के वेयर हाउस में। 3 हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं जहां पर इन तीनों प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। बट मैं परचेज ऑर्डर बनाता हूँ नोएडा में बैठ के, और मेरे 3 अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक। अब स्प्लिट परचेज ऑर्डर, जब आप लॉजिस्टिक टैब में जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स आता है, स्प्लिट परचेज ऑर्डर, ठीक है। अगर आप इसको टिक रखोगे तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको अनटिक कर दो, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश आ गई। मतलब अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो आपका जो मेन लोकेशन होगा सप्लाई का, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और इसकी लोकेशन पे जो भी आपने एड्रेस डाला होगा शिप टू नोएडा में, आपका सारा का सारा मटेरियल यहीं आ जाएगा। और आपका प्रोडक्ट यहाँ से फिर कानपुर भेजो, आप मेन ब्रांच से गाजियाबाद भेजो और आगरा भेजो, फिर ये आपकी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम वेंडर को ही बोलेंगे कि भाई हमारे तीनों प्रोडक्ट इन इन लोकेशन पे भेजने हैं, तो हम अपने इसको ऑप्शन को हमेशा टिक रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो एसएपी क्या करेगा, 21 नंबर के 3 परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा, और तीनों का सीक्वेंस यहाँ पे दिखाएगा। 21 यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा 1, 21 यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 2, 21 यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर होगा और यहाँ पर होगा 3। और तीनों अलग अलग परचेज ऑर्डर्स में एक एक आइटम होगा, कानपुर का अलग होगा, आगरा का अलग होगा और गाजियाबाद का अलग होगा। अगर मैं एक आइटम और ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी 5 नंबर, इसकी मान लो हम ले लेते हैं 10 रैम 4,000 के प्राइस से, और इसको भी भेज देता हूँ मैं RM3KNP। तो अब सिस्टम क्या करेगा, कानपुर के जितने भी वेयर हाउस के आइटम होंगे वो एक साथ क्लब कर देगा, गाजियाबाद अलग कर देगा और आगरा अलग कर देगा, ठीक है। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। इसको मैंने ऐड किया और इस ओरिजिनल परचेज ऑर्डर को सिस्टम कैंसिल कर देता है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड कर लिया, 21 नंबर डॉक्यूमेंट हमारा ऐड हो गया। अब मैं अपने 21 को फाइंड करूंगा तो हमें 4 परचेज ऑर्डर दिखाई देंगे 21। अब आप देखो 21 नंबर के 4 परचेज ऑर्डर हैं आज की डेट में, 1, 2, 3, 4। पहला वाला मेन परचेज ऑर्डर है जो कि सिस्टम ने कर दिया कैंसिल, ठीक है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको कैंसिल कर दिया। इसके अगेंस्ट में 3 डिफरेंट वेयर हाउसेस हैं, तो 3 अलग अलग परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ग्रुप बाई परचेज ऑर्डर, ग्रुप बाई वेयर हाउस, ये इसने सिस्टम ने जनरेट कर दिए। ये तो हो गया मेन जो हमने ऐड किया था, इसको सिस्टम ऑटोमेटिकली कैंसिल कर चुका है। उसके बाद जाता है पहला। अब आप देखोगे 21 और 21 डॉक्यूमेंट में पहला स्प्लिटेड, इसमें क्या लेके आया, 4 नंबर आइटम का 30 क्वांटिटी 700 रुपये से, और वेयर हाउस क्या है गाजियाबाद। अब जब आप इसका प्रिंट निकालोगे लेआउट, तो ये क्या है, बिल टू लोकेशन ये है और शिपिंग क्या है गाजियाबाद।
अब ये परचेज ऑर्डर का आप प्रिंट निकालोगे, वेंडर को दोगे, तो इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में वेंडर क्या करेगा, कीबोर्ड के 30 पीस आपके कहाँ भेज देगा, गाजियाबाद। अब बात करते हैं दूसरे परचेज ऑर्डर की। इसी का जो दूसरा वाला स्प्लिटेड है, यहाँ पर आप देखोगे 21 नंबर का दूसरा स्प्लिटेड डॉक्यूमेंट, इसमें क्या लेके आया है, माउस। माउस 300 के प्राइस से, और वेयर हाउस क्या है, आगरा। इसका भी आप प्रिंट निकालोगे, वेंडर को भेजोगे, वो क्या करेगा, माउस के 20 पीस आपके कहाँ शिपिंग लोकेशन पे भेज देगा, आगरा। ठीक है। अब आप उसका तीसरा स्प्लिटेड परचेज ऑर्डर देखो। अब तीसरे स्प्लिटेड परचेज ऑर्डर में 2 आइटम ऐसे थे जो कानपुर के वेयर हाउस में जाने थे। ओरिजिनल वाले परचेज ऑर्डर में आपने देखा था 4 लाइनें थी, लेकिन डिफरेंट जो वेयर हाउसेस थे वो 3 ही थे। तो जो कॉमन वेयर हाउसेस के जितने भी आइटम होंगे वो एक साथ क्लब कर दिए सिस्टम ने। और ये 21 नंबर का तीसरा स्प्लिटेड ऑर्डर है, इसमें लैपटॉप और रैम कहाँ भेजेगा, कानपुर। अब आप इसका प्रिंट आउट निकालो, यहाँ पे 2 आइटम आएंगे, लैपटॉप और रैम, 10-10 क्वांटिटी। ये शिपिंग लोकेशन क्या है, कानपुर। तो ऐसे हम एक ही परचेज ऑर्डर क्रिएशन से 3 अलग अलग वेयर हाउसेस के एड्रेस पे अपने प्रोडक्ट को शिप करवा सकते हैं बाई वेंडर के माध्यम से। ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल परचेज ऑर्डर और स्प्लिट परचेज ऑर्डर में यही फर्क है। नॉर्मल परचेज ऑर्डर में आपका क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन डाल दी, सारा का सारा प्रोडक्ट वहीं पर रिसीव होता है। फिर आपको अपनी यूनिट्स में अगर प्रोडक्ट को भेजना है तो फिर आप अपने माध्यम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उस प्रोडक्ट को उसको ट्रांसफर करते भेजो और उसकी शिपिंग करते रहो। लेकिन अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं परचेज ऑर्डर वेंडर को दूंगा और वेंडर डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट हमारी अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग यूनिट पे मटेरियल को ट्रांसफर कर दे, तो उस केस में हम स्प्लिट परचेज ऑर्डर का ऑप्शन यूज करते हैं। और जिस जिस लोकेशन पे जिस जिस वेयर हाउस में हमारा प्रोडक्ट जाना होता है, उस वहाँ का वेयर हाउस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट वेयर हाउसेस जितने होंगे उतने सिस्टम परचेज ऑर्डर स्प्लिट कर देता है, और ओरिजिनल परचेज ऑर्डर को सिस्टम कैंसिल कर देता है। आप तीनों का 3 आइटम है, 4 आइटम है, 5 आइटम है, वेयर हाउसेस 2-3 है, जितना भी है, आप उसका प्रिंट आउट निकालो। 3 अगर स्प्लिट हुए हैं तो तीनों के प्रिंट आउट निकालो और आप वेंडर को भेज दो। वेंडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तीनों परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट आपकी लोकेशन पे भेज देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, ये फीचर सेम ब्रांच की लोकेशन पे ही अप्लाई होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी ब्रांच है यूपी की और आप वेयर हाउस यूज कर लो एमपी का, ऐसा नहीं होगा। होगा वही कि आपकी जिस ब्रांच में आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो वो सारे वेयर हाउसेस उसी ब्रांच के होने चाहिए। डिफरेंट ब्रांच के वेयर हाउसेस परचेज ऑर्डर एक साथ 2 ब्रांच के वेयर हाउस एक ही ऑर्डर में नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। तो आपने समझा कि बेसिक परचेज ऑर्डर और स्प्लिट परचेज ऑर्डर में क्या फ़र्क है। आप लोग जब भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करते होगे तो यहाँ पर लिख के आता होगा परचेज ऑर्डर और आगे स्प्लिट। शायद किसी ने ध्यान दिया हो और बहुतों ने नहीं भी ध्यान दिया होगा। तो आज आपने समझा कि स्प्लिट परचेज ऑर्डर क्रिएशन का क्या फ़ायदा है और बेसिक परचेज ऑर्डर कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।